फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आईएफएल फाइनेंस से शुरू करते हैं। आईएफएल फाइनेंस करीबन 333 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ था। फ्राइडे के सेशन में 2 रुपये 80 पैसे तक की गिरावट हमको देखने को मिली। 0.83% का फॉल यहाँ पर हमको देखने को मिला। वहीं दूसरा स्टॉक था जेएम फाइनेंशियल, जहां पर हमको फ्राइडे के सेशन में ऑलमोस्ट 74 रुपीज़ की क्लोजिंग देखने को मिली। 0.27% शेयर चला है। लेकिन पिछले एक महीने में आप जेएम फाइनेंशियल को देखेंगे तो 27% करेक्ट हो चुका है। और वहीं आप आईएफएल फाइनेंस को देखेंगे तो एक महीने में ऑलमोस्ट दोस्तों स्टॉक में 45% का करेक्शन हमको देखने को मिल गया है। तो दोनों शेयर काफ़ी तेजी से हमको नीचे आते हुए देखने को मिले। क्यों नीचे आते हुए देखने को मिले? बिकॉज देखिए आरबीआई ने यहाँ पर कुछ रोक लगा दी, जिसके कारण बेसिकली कंपनी का जो शेयर प्राइस है इतना ज़्यादा तेजी से नीचे जाता हुआ देखने को मिला। अब इसके ऊपर एक और बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है, जिसके कारण हो सकता है कि कल भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले इन दोनों कंपनीज के अंदर। तो देखिए क्या कहा गया है। आरबीआई ने दोस्तों यहाँ पर एक स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करने की बात करी है फॉर आईएफएल फाइनेंस जेएम फाइनेंशियल फॉर रेगुलेटरी ब्रीचेस टेंडर्स फ्लोटेड टू अपॉइंट ऑडिटर्स। यानी आरबीआई यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर्स हम कह सकते हैं यहाँ पर अपॉइंट करेगी। एंड जिनको नहीं पता है ऑडिट में होता क्या है, तो देखिए ऑडिट के अंदर हर चीज़ चेक करी जाती है। कंपनी का जो भी देखिए फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज़ है उन सबको पता किया जाता है कि क्या क्या हो रहा है उस कंपनी के अंदर। तो बेसिकली आईएफएल फाइनेंस और जेएम फाइनेंशियल के अंदर वो हमको पूरा चेक होता हुआ देखने को मिलेगा कि कोई ब्रीचेस तो नहीं किए गए हैं, जिसके कारण आप कह सकते हैं इन दोनों कंपनीज को पनिश किया गया। सो ये जो टेंडर डॉक्यूमेंट है ऑडिट फर्म्स बेसिकली यहाँ पर फॉरेंसिक ऑडिट इन दोनों कंपनी की करी जाएगी और टेंडर प्रोसेस किया जाएगा। जो भी देखिए फॉरेंसिक ऑडिट कंपनी इसके अंदर भाग लेना चाहती है तो सीबी इसके लिए टेंडर भी निकालेगी। बट द थिंग इज जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि इस ऑडिट की रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ होने वाली है। बिकॉज अगर दोस्तों जो नॉन कंप्लायंस के कारण, जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस ना फॉलो करने के कारण जेएम फाइनेंशियल और आईएफएल फाइनेंस को आरबीआई ने रोका था, हम कह सकते हैं कि अगर इस रिपोर्ट में कुछ निकल कर नहीं आया तो नो डाउट इन कंपनीज के लिए पॉजिटिव होगा। बिकॉज जो इनके बिजनेसेस के अंदर जो इम्पैक्ट हमको देखने को मिला है वो इम्पैक्ट हट जाएगा और फिर से ये शेयर्स चलना चालू कर देंगे। लेकिन अगर मान लीजिए ऑडिट में कुछ खराब निकल कर आ जाता है तो और भी आगे स्ट्रिक्ट एक्शन आरबीआई यहाँ पर ले सकती है। तो ये नो डाउट हम कह सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। और अब यही देखना है कि यहाँ पर जो ऑडिट है वो कब होगी। जो लास्ट डेट है सबमिशन के लिए वो 8 अप्रैल रखा गया है और जो वर्क दे दिया जाएगा ऑडिट कंपनीज को वो 12 अप्रैल को दे दिया जाएगा। अगर ये देखा जाए तो अभी तक ये नहीं बताया गया है कि एग्जैक्ट डेट कौन सी होगी जब इस ऑडिट का पूरा देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं रिपोर्ट निकल कर आएगी। उस ऑडिट को कब फाइल किया जाएगा ये हमको पता नहीं है, एग्जैक्ट डेट्स पता नहीं है। सो लेट्स सी कि कब वेट होता है। बट ये बात ध्यान रखिएगा 12 अप्रैल को जब अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और जो वर्क दे दिया जाएगा तो आई थिंक उसके बाद बहुत जल्द ही हम कह सकते हैं जो ऑडिट रिपोर्ट्स है वो भी आउट कर दी जाएगी। तो उसका इम्पैक्ट जैसे मैंने कहा देखने को मिल सकता है कल के दिन हमको इस सेशन में। अगर बात करता हूँ स्पेसिफिकली अगर मैं आईएफएल फाइनेंस के ऊपर, तो नो डाउट देखिए शेयर में पिछले हफ्ते भी कोई खास ऐसी रिकवरी नहीं दिखाई। शेयर लगातार देखिए नीचे जा रहा है। बट अब ऐसा लगता है कि इस जोन के अंदर हमको स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ सकता है। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशन है। देखिए शेयर का जो 52 हफ्तों का लो है 329 का, वो अभी लगता हुआ देखने को मिला है। तो ऐसा नहीं है कि भाई बहुत बड़ी रिकवरी आने की एक्सपेक्टेशंस है। जब तक देखिए ये कह सकते हैं कि उन रिपोर्ट्स में इनके खिलाफ कुछ निकल के ना है। बट अगर रिपोर्ट्स में आता है तो और गिरावट क्या हो सकती है, देखिए बहुत बड़ी गिरावट नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी देखिए मार्केट ने उसको प्राइस इन कर लिया है। लेकिन अगर अच्छा ये रिपोर्ट निकल के आगे इनके पक्ष में निकल कर आ गई तो तेजी हो सकती है, राइट। और वैसा ही जेएम फाइनेंशियल के केस में सेम बात है। अगर शेयर को पिछले हफ्ते देखा जाए तो ऑलमोस्ट 4-5% टूटा और एक महीने में ये 26-27% टूटा है। ये अगर आप आईएफएल फाइनेंस के सामने देखेंगे तो उतना तो नहीं गिरता हुआ नजर आया। इसका 52 हफ्तों का लो भी देखिए 57.85 का है। तो यही सिंपल सी बात है यहाँ पर भी। वैसे अगर आप स्टॉक को देखेंगे ओवरऑल रिटर्न्स के मामले में तो कोई खास शेयर था नहीं है। वैसे भी 143% के रिटर्न इसने दिए थे 2006 में इसकी लिस्टिंग हुई थी। उसके बाद से तो कोई खास शेयर चला नहीं था और अभी भी और गिरावट हमको देखने को मिल रही है। तो बेटर क्या है कि अभी इन स्टॉक्स में पैसा ना डालें। बिकॉज वैसे ही देखिए करेक्शन यहाँ पर हमको साफ देखने को मिल रहा है और कोई ऐसी नहीं है कि बहुत बहुत बड़ी हमको यहाँ पर तेज़ी भी देखने को मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पर करना चाहता हूँ। अब दोस्तों आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं हमें। और वो क्वेश्चंस कहाँ पूछेंगे? आप क्वेश्चन पूछेंगे हर वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर। जी हाँ, अब हम आस्क आयुष नाम से एक पूरा देखिए वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम आपके आंसर्स देंगे आपके क्वेश्चंस के। तो आप पूछेंगे हमसे सवाल और मैं दूंगा उसके आपको जवाब। तो आप सब क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कहाँ पर?
क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में विथ हैशटैग आस्क आयुष, और जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसको हम एक सेपरेट वीडियो में उन आंसर्स को देंगे। तो आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चंस कहाँ पर, कमेंट सेक्शन के अंदर। कोई भी अगर कम्युनिटी टैब पे मैंने पोस्ट डाला तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो हर जगह अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं डेफिनेटली। कहाँ कहाँ पर, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, या फिर कोई भी वीडियो के जो हमारा वीडियो रहेगा उसके कमेंट सेक्शन में, किसी और की वीडियो पर जाकर नहीं करना है। और हमारे पोस्ट के अंदर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मैंने कोई कम्युनिटी पोस्ट डाला है तो वहाँ पर आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट शेयर दोस्तों जो कल गिरावट दिखा सकता है उसका नाम है यूनाइटेड वेंडर हॉस्ट। अब आप बोलेंगे हमने तो नाम नहीं सुना इस शेयर का, तो सही बात है, मतलब सिर्फ एक बीएसई पे लिस्टेड कंपनी है। कल दोस्तों इसके अंदर एक कॉर्पोरेट एक्शन हमको देखने को मिलने वाला है, और जो कॉर्पोरेट एक्शन है वो ये कॉर्पोरेट एक्शन है कि दोस्तों कल यानी 26 मार्च को इसका शेयर का स्प्लिट हमको देखने को मिलेगा फ्रॉम 10 to 5, यानी जो आज इसकी 10 रुपये की फेस वैल्यू वो कल 5 में डिवाइड होती हुई देखने को मिलेगी। तो कल जो शेयर का प्राइस है उसमें भी उसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। तो कल अगर शेयर गिरता है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेयर में आपको कोई बिजनेस के कारण फॉल देखने को मिला है, बल्कि एक एडजस्टमेंट है जो हमको कल देखने को मिलेगा। तो यूनाइटेड वेंडर के अंदर कल अगर गिरावट देखने को मिलती है तो वो क्यों देखने को मिलेगी, ड्यू टू द स्टॉक स्प्लिट। नेक्स्ट स्टॉक इज टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। अब टाटा इन्वेस्ट में भी सिंपल सी बात है कि वैल्यूएशंस काफ़ी इसकी हाई हो गई, जिसके कारण दोस्तों शेयर में लगातार लोअर सर्किट्स लग रहे हैं। पिछले एक महीने में शेयर 15-16% गिर चुका है। पिछले हफ्ते ऑलमोस्ट यहाँ पर लोअर सर्किट हमको हर दिन लगता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर भारी गिरावट हमको देखने को मिल रही है, कहीं रिकवरी की साइन नहीं है अभी भी। अगर आप इसकी प्राइस ट्रेंडिंग देखेंगे तो ऑलमोस्ट 87 के आसपास है, हो सकती है कि थोड़ी बहुत और नीचे हो। बट द थिंग इज कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों देखने को मिल रही है, बिकॉज वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई थी, इसीलिए स्टॉक में करेक्शन हमको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। अभी भी उसके बावजूद भी 6 महीने में ऑलमोस्ट 100%, पिछले एक साल में ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर 200% से ज़्यादा के रिटर्न आपको देखने को मिलेंगे। तो जब शेयर वन वे चलता है तो देखिए इसी प्रकार का फिर आगे चल के यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलती है। अभी तो देखिए बड़ी बात क्या है, क्योंकि 5% का सर्किट है इसलिए लगातार लोअर सर्किट लगा रहा है। कल भी चांसेस पूरे की लोअर सर्किट इसमें लगता हुआ देखने को मिलेगा। देखते हैं कल रिकवरी आ पाती है या फिर नहीं। नेक्स्ट इज एलटीआई माइंडट्री। कल भी हो सकता है कि देखिए आईटी कंपनीज में हमको गिरावट देखने को मिले। करीबन 2.94% शेयर फ्राइडे के सेशन में गिरा था, 5 के लेवल पर आ गया है। इसका जो 52 हफ्तों का हाई है दोस्तों वो करीबन 6442 का है और 4132 का इसका 52 वीक लो है। जिस तरह से देखिए एक्सेंचर के आंकड़े निकल कर आए थे, फिर ब्रोकरेज का व्यू भी निकल कर आया इस कंपनी पे और वो डाउनग्रेड दिया गया, बल्कि बियरिश उनका सेंटीमेंट है। कौन सी वो ब्रोकरेज है, तो वो देखिए नोमुरा है। नोमुरा ने इस पे अपना कॉशियस स्टैंड रखा और माना कि यहाँ पर गिरावट हमको देखने को मिल सकती है। तो हो सकता है कि कल आपको अच्छा खासा गिरावट फिर देखने को मिल जाए आईटी कंपनीज के अंदर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर आज नेस्डेक में रिकवरी देखने को मिलती है तो फिर हो सकता है कि यहाँ पर कल रिकवरी आ जाए। बट अगर रिकवरी नेस्डेक में या फिर तेज़ी हमको देखने को नहीं मिल पाती है अमेरिकन मार्केट्स के अंदर, तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है कल के दिन। बिकॉज क्योंकि सेंटीमेंट ऑलरेडी अगर नेगेटिव है और नेस्डेक भी गिर जाता है तो फिर बात हमको बिल्कुल सिंपल सी है कि गिरावट यहाँ पर और देखने को मिल सकती है। अब कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स है जिसके कारण शेयर्स बढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है एप्टर्स वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस इंडिया का। 313 रुपये पर क्लोजिंग देखने को मिली है। पिछले एक महीने में शेयर ने कुछ खास नहीं किया है, 8% तक गिरा है और 6 महीने से ओवरऑल रिटर्न के हिसाब से 12% की रिटर्न हमको देखने को मिले। और जब से लिस्ट हुआ है तब से रिटर्न अगर आप देखेंगे तो कुछ दिए ही नहीं है, बल्कि 12% शेयर अभी डिस्काउंट में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब इसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई है, और जो रिपोर्ट है दोस्तों बोनांजा ने यहाँ पर इनिशिएट करी। उनका मानना है कि यहाँ पर तेज़ी आ सकती है और बाय की रेटिंग के लिए उन्होंने टारगेट दिया है करीबन 400 रुपये का। उनका मानना है कि ये एक सिक्लिकल बिजनेस है और वेल पोजीशन है, क्योंकि लोन ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है, मार्जिन और एसेट क्वालिटी फ्रंट पे कंपनी बढ़िया दिखती है। तो साइक्लिकली ये वेल पोजीशन है, उनका ये मानना है। एप्टस जो है जिस तरीके से इन्होंने अपने मार्जिन्स को करा है टाइट और ओवरऑल जो इनके की मैट्रिसेस है राइट जो बिजनेस के, वो नो डाउट काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं। हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमको देखने को मिल रहा है इनके पीयर्स से। इसीलिए स्टॉक जो है वो करीबन 3.8 टाइम्स पे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है इन इट्स FY25E। और जो BPPS है राइट BVPS, वो जो एक प्रीमियम है टू इट्स पीयर्स, यही सुपीरियर इनको दिखाता है क्योंकि रिटर्न रेशियोज काफ़ी बढ़िया बन सकते हैं। तो एप्टस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस पे तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर एक बाइंग कवरेज इनिशिएट हुई है। नेक्स्ट इज JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। करीबन शेयर में अगर आप देखेंगे फ्राइडे के सेशन में 1.29% की तेज़ी देखने को मिली। और ये शेयर तो वैसे देखा जाए लास्ट 6 महीने में 52%, बल्कि जब से लिस्ट हुआ है तब से 40% से ज़्यादा शेयर चलता हुआ नजर आ चुका है। इसका जो 52 हफ्तों का हाई है वो करीबन 276 का है, तो वहाँ से भी जरूर करेक्शन देखने को मिला है। बट उसके बावजूद भी लगातार दोस्तों JSW इंफ्रास्ट्रक्चर के हमको अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है और लगातार देखिए बिजनेस भी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहाँ पर भी कोई खास एज सच इशू हमको नजर नहीं आता है। और इस कंपनी में देखिए एक रिपोर्ट निकल कर आई है कैपिटल स्क्वायर की, और उनके द्वारा टारगेट इनिशिएट किया गया है विद अ बाय रेटिंग, और टारगेट जो रखा गया है वो 306 रुपये का रखा गया है। उनका मानना है कि 28% का अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है स्टॉक के अंदर। ब्रोकरेज का मानना है कि जो हमारा आर्ग्यू है हायर वैल्यूएशन के लिए। क्यों? बिकॉज
स्टॉक के अंदर सिग्निफिकेंट पोटेंशियल है ताकि वो री-रेट कर सके ऑन अकाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्लान्स ऑफ ग्रुप कंपनीज विच विल इंश्योर द ऑप्टिमम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, इंक्रीजिंग कंट्रीब्यूशन फ्रॉम थर्ड पार्टी और एक्सपांशन इनका देखने को मिल रहा है जो प्लान है JSWIL के टू अचीव 300 मेट्रिक टन पर एनम बाय FY 2030। ये भी दिखाता है कि कंपनी के जो एक्सपांशन प्लान है वो काफ़ी बढ़िया है। इसलिए दोस्तों कैपिटल स्क्वायर मानता है कि 306 रुपये का टारगेट यहाँ पर देखने को जल्द मिल सकता है। नेक्स्ट इज एवेन्यू सुपरमार्ट, करीबन 4.92 पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। 3% ज़्यादा शेयर चलता हुआ देखने को मिला फ्राइडे के सेशन में। पिछले एक महीने में दोस्तों 11 से 12% देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट चलता हुआ नजर आ चुका है और ये शेयर आई थिंक जब भी चलता है इसी प्रकार चलता है, वरना देखिए पिछले 6 महीने में काफ़ी समय से एक ही जगह पे पड़ा रहा, लेकिन इसका एक रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ देखने को मिला और अब आप देख सकते हैं स्टॉक एक बढ़िया तेजी में दिखा रहा है और एक हफ्ते में दोस्तों 8-9% से ज़्यादा शेयर चलता हुआ नजर आ गया। अब दिग्गज ब्रोकरेज फर्म CLS ने दोस्तों यहाँ पर टारगेट दिया है। उनका मानना है कि बाय करना चाहिए एवेन्यू सुपरमार्ट्स को। उनका मानना है कि जो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी डीमार्ट के अंदर वो अभी भी इंटैक्ट है और स्पेशली जो स्टॉक अभी अंडर परफॉर्म किया है ब्रॉडर इंडाइसेस को बाय 45% जब इसने पीक बनाया था नवंबर 2021 में, तो उनका ये मानना है कि यहाँ पर बाय की रेटिंग हम देते हैं क्योंकि जो इन्वेस्टर कंसर्न्स है अराउंड कॉम्पिटिशन फॉर क्विक कॉमर्स एंड वर्टिकल प्लेयर्स आर वैलिड बट इन द प्राइस। तो मतलब ज़रूर सही है कि कॉम्पिटिशन आता हुआ नजर आ रहा है, बट उसके बावजूद भी जो प्राइसिंग थी वो हो चुकी है ऑलरेडी, इसलिए अब यहाँ से तेज़ी उनको देखने को मिलती है और बाय का देखिए उनका टारगेट इनिशिएट, जो टारगेट नहीं दिया गया बट बाय रेटिंग इनिशिएट की गई है। इसके बाद आता है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का शेयर करीबन 4% से ज़्यादा तेजी दिखाया था इसने फ्राइडे के सेशन के अंदर और पिछले एक महीने में शेयर 1% ही चला है, लेकिन 6 महीने में ओवरऑल अभी 95% रिटर्न है। इसके ऊपर भी एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई है और जो रिपोर्ट है दोस्तों वो MK ने यहाँ पर दी है। MK ग्लोबल का मानना यही है कि दोस्तों जो शेयर के अंदर तेज़ी है वो और देखने को मिल सकती है। बाय रेटिंग दी गई है और इनिशिएट किया उन्होंने बाय कवरेज ऑन MOFSL विद अ बाय एज वी बिलीव द कंपनी इज द आइडियल मोड फॉर राइडिंग द फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन जर्नी इन इंडिया ओवर द कमिंग डेकेड्स। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर बाइंग कॉल जो है वो इनिशिएट किया गया है MK के द्वारा, बिकॉज उनका मानना है कि जो फाइनेंशियल वेल्थ क्रिएशन हमको देखने को मिल रहा है उसके लिए परफेक्ट स्टॉक उनको मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लगता है। नाउ द लास्ट स्टॉक इज अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड दोस्तों आखिरी वो शेयर है जिसमें आपको कल तेजी देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? बिकॉज आज दोस्तों कंपनी का बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है और जो अनाउंसमेंट है वो ये अनाउंसमेंट है कि कंपनी ने 5 रुपये ऑलमोस्ट 4.95 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंसमेंट कर दिया है फॉर देयर शेयर होल्डर्स। जी हाँ, तो अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर तो आपके लिए कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है और जो इसके लिए डेट रखी गई है, याद रखिएगा, जो इसके लिए इंटरिम डिविडेंड के लिए जो डेट रखी गई है वो दोस्तों रखी गई है 3 अप्रैल 2024। तो रिकॉर्ड डेट है 3 अप्रैल 2024 और 23 अप्रैल से पहले पहले कंपनी जो डिविडेंड है वो आपको दे देगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, हो सकता है कल इसके लिए शेयर भी आपको तेजी भी दिखाए बिकॉज कंपनी के द्वारा अच्छा डिविडेंड अनाउंसमेंट किया गया है फॉर द शेयर होल्डर्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में तो इतना ही था। बाकी आप लोग अगर अच्छा लगा आपको वीडियो तो जरूर लाइक करिएगा एंड बिल्कुल आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आस्क आयुष हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर, या फिर कोई भी कम्युनिटी अगर मैं यहाँ पर अनाउंसमेंट करूँ टैब में डालूँ पोस्ट तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। बस इसके लिए ज़रूर बात क्या है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन को प्रेस करना पड़ेगा ताकि अगर कोई भी और नए हम अनाउंसमेंट लेके आते हैं तो वो आपको सबसे पहले पता चल सके। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।